हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड आईआईटियंस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप क्लास 12th की फ़िज़िक्स से डर रहे हो, घबराहट हो रही है? तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, सारे फार्मूलाज का एक सॉलिड रिवीजन करेंगे जो आपके लिए क्लास 12 फिज़िक्स को एकदम आसान बना देगा। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिना क्लास 11th के बेस के क्लास 12 में सक्सेस पाना पॉसिबल है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम शुरू करते हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि ये क्लास है कौन सी। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये आता है कि सर क्या ये क्लास 11th जो आपकी है, क्या पूरे क्लास 11th का रिवीजन करवा देगा फिज़िक्स का? यानी क्या पूरा क्लास 11th हो जाएगा? नहीं भाई, क्लास 11th इतना सस्ता नहीं है कि आप इतने आसान तरीके से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा कवर कर लो। तो सर फिर आप ये फालतू वाली बात क्या कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी क्लास 11th की चीज़ें आपके क्लास 12th में यूज़ होंगी उन सब का रिवीजन करवा दूंगा। यानी अगर इनको 2 से 3 बार, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको फिज़िक्स को अच्छे से समझना है, पूरी फिज़िक्स में प्रॉब्लम आपको ना आए, तो 2 से 3 बार या 3 से 4 बार अगर इसका आपने रिवीजन कर लिया तो यकीन मानिए, सिंपल सी बात है, आपको फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मेरा हमेशा का एक रूल है कि पहले इस्तेमाल करें, पहले यूज़ करें, यानी पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद क्या करें आप, देन विश्वास करें। बात समझ में आई? देन क्या करें आप, विश्वास करें या आप ट्रस्ट करें। पहले यूज़ करिए फिर आप ट्रस्ट करिए। चलिए अब शुरू करते हैं सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन कि क्या क्या हमारी चीज़ें यूज़ हैं। देखिए क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर हमारे यूज़ होने वाले हैं उनकी बात करते हैं। जैसे ये काइनेमेटिक्स चैप्टर, आपका मोशन वाला चैप्टर यूज़ होगा, भर भर के यूज़ होगा। लॉज ऑफ मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, फ्रिक्शन यूज़ होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा यूज़ होगा, हमारा सर्कुलर मोशन यूज़ होगा, और वर्क एनर्जी पावर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चैप्टर्स हैं क्लास 12th के अंदर। तो हम सारा रिवीजन करने वाले हैं, बाकी आपको दिख रहा है। चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला टॉपिक आपका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक आपका है। हालांकि आप सबको पता होगा, बट हम शुरू करते हैं सारी चीज़ों को ज़ीरो लेवल से। देखिए ये मान लीजिए मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है ना। ए और बी मुझे रास्ता जाना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं ए से लेके बी तक एक सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है सर। ये रास्ता नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। ये रास्ता नंबर मेरा 1 हो गया। दूसरा तरीका सर ये कि मैं ये ऐसे 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 घूम के जा रहा हूँ, रास्ता नंबर 2 हो गया। तीसरा तरीका ये है कि सर मैं रास्ता नंबर 3 से जा रहा हूँ। तो ये जो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं कि रास्ता नंबर 1 2 3, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्टेंस होती हैं, बिल्कुल। तो सर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा यूज़ होगा वो क्या होगा, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस पे हमारा काम है वही चीज़ ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर कौन से लोग होते हैं, जिनके अंदर डायरेक्शन होता है। अच्छा सर, डायरेक्शन अगर होगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो मैंने कहा इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से लेकर कहाँ तक होगा, फाइनल तक होगा। अच्छा सर, इनिशियल से लेकर फाइनल तक होगा, ओके। अच्छा एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा, एक तो वेक्टर होगा, दूसरा ये शॉर्टेस्ट होगा। कैसा पाथ होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सी लाइन होती है वो, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इतना अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये होती है कि सर डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे जाता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सी बात होती है कि देखिए इनिशियल टू फाइनल है, इनिशियल टू फाइनल है। तो मैंने इसको माना आर इनिशियल, इसको मैंने माना आर फाइनल। तो जो आपको डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यानी जो एस वेक्टर निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा, वो इनका चेंज होगा। जाहिर सी बात है भाई, इनका चेंज होगा। और जो भी चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली बात, ओके। सेकंड बात की तरफ आते हैं, और सेकंड बात क्या है, एवरेज स्पीड। अब देखो बेटा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने एक पूरी जर्नी, मान लो 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, मैं यहाँ से लेके स्कूल गया, तो इस पूरे ड्यूरेशन में मेरी स्पीड क्या रही होगी। तो एक सिंपल सी बात होती है कि जब आपसे एवरेज पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आपने टोटल डिस्टेंस कितनी चली,
आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ओके, और टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया है वो कितने टोटल टाइम में ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? इसे ही क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो सर फिर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जो हमारे बहुत काम आने वाली है। तो जो v होती इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये सिंपल सी बात है। तो सर ये बताइए सबसे पहले कि ये d क्या है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए d, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए d वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, यानी बहुत कम टाइम में आपसे पूछा गया है तुरंत। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, अब बाइक चलाने के वक्त अचानक से आपसे पूछ लिया गया कि भैया आपकी स्पीड कितनी है, तो आप क्या निकालोगे, डी एस बाई डी टी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ये बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, इसे ही हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब जिस बालक को डिफ्रेंसिएशन पूरा, जिन बालकों को डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्लास 11th का पूरा बेसिक आने वाला है, जो बेसिक मैथ पूरी फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, बात चलिए। अच्छा सर ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी फिर क्या है। कुछ नहीं बेटा, एवरेज वेलोसिटी भी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेते थे, अब मैं लिखता हूँ, सीधी सी बात है फार्मूले में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर ये डेल्टा आर क्या है, देखो अब यहाँ लिखा था, तो चाहे आर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात समझ में आ गई। तो डेल्टा आर, तो सर ये इंस्टेंटेनियस क्या होगी, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये आप जो है कभी एस लिख देते हैं, कभी आर लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान देना बेटा हमेशा, तो चाहे आप एक्स लिखो, चाहे आप एस लिखो, चाहे आप आर लिखो, ठीक है ना, चाहे आप डी लिखो, ये सारी चीज़ें आपको क्या शो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टेंस ही शो कर रही हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप वेलोसिटी पूछे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो आप आराम से निकाल लेंगे, बात समझ में आ गई। ओके, अब आते हैं यूनिट के ऊपर, इनकी एक बार यूनिट की बात कर लेते हैं, एकदम वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट। अब यूनिट खुद देखो, जो आपका v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, अच्छा चाहे डिस्टेंस लेंगे चाहे डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है। डी की यूनिट होती है मीटर, टी की यूनिट होती है सेकंड। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर सेकंड माइनस 1 हो जाता है। ओके सर, सिंपल सी बात है। ऐसे ही जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप एक्सेलरेशन यानी ए की बात करते हैं तो ए क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्या होता है, ठीक है ना। एवरेज की अगर हम बात करें, मान लीजिए एवरेज की बात करें जनरल, एक तो पहली चीज़ ये वेक्टर होती है, दूसरा बात होती है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब बताइए डेल्टा वी क्या होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके सर, अपॉन डेल्टा टी जो भी टाइम में चेंज होगा। कई बार हम वी फाइनल को बोल देते हैं वी और माइनस यू बाई टी, है ना, ये बात सबको पता होती है। तो ये एवरेज निकल आया। सर इंस्टेंटेनियस बता दीजिए, फिर वही सिंपल सी बात है, जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है डी वी बाई डी टी। और जहाँ भी डी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, याद रखिए, जहाँ भी वर्ड आ जाए डी, उसका मतलब होता है स्मॉल, यानी डिफ्रेंसिएशन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे इतना बातें आपको पता है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए पॉइंट नंबर 1 लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके सर, v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये पढ़ लिया है हमने। ओके, नंबर 2 पढ़ लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सर एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ ले रहे हैं कि आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी 2 बार आप कर दीजिए, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। और चौथा पॉइंट अगर आपको ध्यान हो, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। ओके, इतनी बातें आपको हैं। सर ये वाला चौथा वाला फार्मूला नहीं समझ में आया, तो चौथे फार्मूले को हम साइड में समझा देते हैं कि देखो v बाई एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। ओके सर, डी वी बाई डी टी, बट मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई dx से और dx से नीचे मल्टीप्लाई। अब खुद सोचिए यहाँ पे आप कि ये जो dx बाई डी टी है, ये जो dx बाई डी टी है, ये क्या होता है, dx बाई डी टी वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी अलग हो गई और dv बाई dx अलग हो गया, है ना। बात समझ में आ गई सबको। चलिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं।
तो इस तरीके से आपका पूरा बेसिक यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, आइए और बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर आपको मान लीजिए dx चाहिए, देखो अब यहाँ से हमें dx चाहिए, तो अगर हमें dx चाहिए तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, पॉइंट नंबर इस पे आते हैं। और अगर आपको dv चाहिए तो आपको a dt से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं खाली। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और एक अब सिंपल सा जुगाड़ हैक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा v, और यहाँ पे लिखा आपका एक्सेलरेशन a। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एरो वगैरह से इधर, और उसके बाद पहले पूरा एरो बना लेते हैं इस तरफ, और कुछ एरो अलग कलर का बना लेते हैं। ओके, अच्छा अलग नहीं बना भाई साहब। ओके चलिए कोई बात नहीं, अलग नहीं बना। ओके, अभी नया नया यूज़ हो रहा, चलिए ये बन गया। ओके, तो अब हम क्या कहना चाहते हैं इस टेबल में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपसे गलती नहीं होगी। और वो तरीका क्या है, सिंपल सी बात देखिए, जब x से आप v की तरफ जा रहे हैं, देखो x से v की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। इधर भी आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। और अगर आप उल्टा चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। ओके चलिए, अब हम चलते हैं सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन। किस पे चलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होता है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन तब अप्लाई होता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी आप क्या करवाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करवाएंगे। सर ये है क्या, बात कर लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ सर, ये तो हमको बचपन से पता है। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर, ये भी हमको बचपन से पता है। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके सर, अब यहाँ पे तो कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर आपने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखा। तो ठीक है भाई, हम वेक्टर क्वांटिटी को भी ऐड कर देते हैं धीरे धीरे, कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिखा था, वरना मैं एक्चुअल लिखता हूँ ए। जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको लिख दो। ठीक है सर, इसको भी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी। अब थर्ड वाले इक्वेशन में आप लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही है, अभी आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया। अब आते हैं वर्टिकल मोशन इन वन डायमेंशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, धीरे धीरे ये यूज़ होने वाला है। वर्टिकल मोशन इन वन डायमेंशन, इसका क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात ये है, आपको पूरा अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं पूरा का पूरा। देखिए मान लीजिए ये h हाइट है, ठीक है सर, ये h हाइट है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है सर, यहाँ पे एक बॉल है आपकी, और ये बॉल अभी क्या है, रेस्ट पे है। और भाई अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है सर, और सबको ये पता होता है कि जब कोई भी चीज़ नीचे आती है उस पर एक्सेलरेशन क्या लगता है, g लगता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जब ये बॉल गिर के नीचे आएगी, जब ये बॉल गिर के नीचे आएगी, इस बॉल की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला आपको अभी बताऊँगा। पहला फार्मूला ये होता है कि टाइम निकालो, तो जो टाइम आता है वो टाइम आता है 2h/g, किसके अंदर, रूट के अंदर। ओके सर, दूसरा आता है कि जो वेलोसिटी है वो आती है 2gh। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये तुक्का लग रहा होगा, सर ये कैसे आया, हमको थोड़ा सिखा दीजिए। तो आइए सिखा देते हैं थोड़ा सा आपको किस तरीके से आया। उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता हूँ। देखिए जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी हमने बताया आपको, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन बताती है। ये आपका ओरिजिन होता है, ओके, ये आपका +x होता है, ये आपका -x होता है, ये आपका +y होता है, और ये -y होता है। एक चीज़ का याद रखिएगा, जो भी वेक्टर होता है
वेक्टर में जो माइनस होता है, वेक्टर में जो माइनस होता है वो कौन सी डायरेक्शन को, रिवर्स डायरेक्शन शो करता है। कौन सी डायरेक्शन शो करता है, रिवर्स। वो रिवर्स डायरेक्शन को बताता है। कौन सी डायरेक्शन को, रिवर्स डायरेक्शन को बताता है, रिवर्स डायरेक्शन को बताता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आइए हम इसको अप्लाई करना सिखाते हैं ताकि आप अप्लाई करना सीख जाएं पूरे तरीके से। पहला, सबसे पहली इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहली इक्वेशन की बात करते हैं। जब आपको स्पीड निकालनी है, समझिएगा, तो मैंने लिखा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो किस तरीके से अपने को फार्मूला यूज़ करना है हम उस पर पूरी बात करते हैं। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला एक बात बताइए, ये जो v है, v कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये ध्यान से देखो, जो v है, v आ रहा है नीचे, तो मैंने इसको रखा -v का स्क्वायर। भाई नीचे है तो हमने क्या, सिंपल सी बात है, अप्लाई करना सीखो बहुत ईजी तरीके से। भाई नीचे वाली चीज़ें क्या होती है, माइनस, ठीक है सर। u यानी ऊपर रेस्ट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ओके सर, प्लस 2 को 2 रहने देंगे। अब जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे, और कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, यानी माइनस, और कितना लग रहा है जी। जो आपकी हाइट है वो आ कहाँ रहा है, भाई वो आ कहाँ रहा है, यानी वो ट्रेवल कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी ये जो हाइट आएगी वो भी किस में आएगी, -h के अंदर आएगी। तो देख लो ऑटोमेटिक आपका बन गया, यानी माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके सर। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी 2gh आ गया। अब यहाँ से v इज इक्वल टू √2gh आ गया। अरे सर बहुत इजी समझ में आ गया, ओके। अब चलते हैं दूसरा अप्लाई करते हैं, ताकि आप पूरे के तरीके से ना वेक्टर को दिमाग में सेट कर लो। जो भी मिसकंसेप्शन है उन सारे मिसकंसेप्शन को दूर कर लो। दूसरी इक्वेशन आपको टाइम निकालने की ये है, ठीक है सर। अब डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी आ कहाँ रही है, नीचे की तरफ, नीचे आ रही है, यानी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी -h। कितनी हो जाएगी, -h हो जाएगी। भाई स्पीड 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना आएगा, -g आएगा, और टाइम तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। यानी पूरी इक्वेशन आपकी बन गई -h इज इक्वल टू -12 GT²। अब बताओ, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बताओ यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई ना, टाइम की वैल्यू आ गई, यानी t² की वैल्यू आ गई 2h/g। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया किस तरीके से चीज़ों को हम बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या अच्छा है, पहले मैं पूरा बना लेता हूँ सिस्टम, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें बढ़िया हैं। ओके चलिए वन बाय वन पहले मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। ओके चलिए, एक मान लीजिए ये एक बॉल है, यहाँ पे मैं आदमी बना देता हूँ। पहले बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है आपका। ये आदमी है, ओके, इसके हाथ में बॉल है, ठीक है। इसने बॉल को एक स्पीड से फेंका, मैंने माना कि u स्पीड से इसने बॉल को फेंका, ओके। अब जब ये u स्पीड से बॉल को फेंकेगा तो बॉल कहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है, बॉल टिनिक 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 ऊपर जाएगी। ये बॉल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, ओके सर, ऊपर जाएगी बॉल, और ऊपर जाने के बाद बॉल फिर कहाँ आएगी, नीचे की तरफ भी आएगी। वन बाय वन पूरी बात कर रहा हूँ। चलिए बॉल बना देता हूँ। जब ये बॉल, खुद सोचो, जब ये बॉल ऊपर पहुँच चुकी होगी, खुद सोचिए बहुत ध्यान से, जब ये बॉल ऊपर पहुँच चुकी होगी उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई होगी, 0। भाई अगर फाइनल स्पीड 0 ना होती तो बहुत ऊपर जाती, यानी वो रुक के नीचे आ रही है, यानी फाइनल स्पीड 0 हो चुकी है, ओके। अब बॉल जब नीचे आ रही है, यानी ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है। अब जब बॉल नीचे आएगी, तो बॉल जब नीचे आएगी तो किसी न किसी स्पीड से आएगी, तो मैंने माना वो स्पीड कितनी है, v स्पीड है, ओके। जाने में मैंने माना कि जो टाइम लग रहा है वो ta यानी एसेंट, आने में जो टाइम लग रहा है वो मैंने माना td यानी डिसेंट का टाइम, और टोटल हाइट इसकी दी हुई है, मैं हाइट का बना देता हूँ, ओके। तो ये जो आपको हाइट दी हुई है ये h हाइट आपको दी हुई है, ठीक है ना, पूरी की पूरी। अब जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि जो आपका टाइम ऑफ एसेंट है, पहली इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, यानी आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, यानी u/g, ओके। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम बोलेंगे, भाई दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो ta प्लस td, आने में प्लस जाने में, इज़ इक्वल टू 2u/g, ओके। हाइट कितनी आएगी,
u²/2g। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा क्या है, ये आप कहाँ से आया सर, ये अब भाई इतना टाइम थोड़ी मैं पूरा कि आप जाके फार्मूला को अप्लाई करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करिए, आपको पूरा मिल जाएगा। ओके चलिए अभी क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल ब्रिज यानी इसने पूरा है, हम इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं 1 बाय 1 पूरा, ठीक है ना। चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है कि देखिए एक ब्रिज है, एक ब्रिज को बना देते हैं पहले। ओके ये एक ब्रिज है, ठीक है सर, ये एक ब्रिज है। ब्रिज पे एक बालक खड़ा हुआ है। अच्छा ब्रिज की हाइट कितनी दी हुई है, ये ब्रिज की हाइट दी हुई है, ठीक है ना, मैंने एच मान लिया, ब्रिज की हाइट निकालना है। ये एक लड़का है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, और ये ब्रिज पे से इसने एक बॉल इसके हाथ में है, इसने टाइम =0, जाहिर सी बात है, इसने बॉल को ऊपर फेंका है 4 मीटर पर सेकेंड से। बहुत ईजी, देखो अप्लाई करना सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉल को ऊपर फेंका है, अब जाहिर सी बात बॉल ऊपर जाएगी, उसके बाद कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है सर। बॉल ऊपर जाने के बाद कहाँ आएगी, नीचे आएगी, हाइट h है। और अब जब कोई भी बॉल नीचे आती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए उस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, g, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, सिंपल। और वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 सेकेंड। तो पूरी वैल्यू आपने बना ली। अब हम अप्लाई करते हैं पहला सिंपल कि s = ut प्लस हाफ at²। ओके तो -h = +4 है ना, u ऊपर फेंक रहे हैं तो +4 लिया, टाइम आपको दिया है 4। ओके ठीक है, अप्लाई करो, एकदम इजी अप्लाई करो, हाफ। उसके बाद देखो g कितना, एक्सेलरेशन कितना लेंगे, -10 लेंगे, है ना, और टाइम कितना लेंगे 4 का स्क्वायर। तो यानी -h = 16 -80 यानी -64, यानी x = 64 मीटर आ गया। तो कुछ नहीं अप्लाई, जो ऊपर जा रहा है प्लस और जो नीचे आ रहा है माइनस। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो प्रोजेक्टाइल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तभी आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आएगा। प्रोजेक्टाइल ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक एंगल पे, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैंने माना कि मैंने किसी भी चीज़ को, ये मैंने u स्पीड से फेंका, ठीक है, ये u स्पीड से मैंने फेंका और ये एंगल बना रहा है थीटा। अच्छा एंगल कहाँ से बना रहा है, जाहिर सी बात है ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा, u स्पीड से मैंने फेंका है। अब खुद अंदाज़ा पहले लगाइए कि ये जब आप इस तरीके से फेंकेंगे तो पहली चीज़ तो ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितने डायमेंशन का है, वो 2 डायमेंशन का है। और जो इसका पाथ आपको नज़र आ रहा है वो पाथ कैसा नज़र आ रहा है, पैराबोला, यानी ये ऊपर भी जा रहा है और साथ में क्या है, आगे भी बढ़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ आपको बहुत पहले से सिखाई गई है कि जब भी कोई चीज़ दी हो, यानी एंगल है, ये आपको एंगल दिया हुआ है तो यहाँ कंपोनेंट निकालिए। क्या निकालेंगे, कंपोनेंट। और सबको पता होता है कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एक कंपोनेंट निकलेगा इस तरफ, हाँ सर, एक कंपोनेंट निकलेगा इस तरफ और एक कंपोनेंट निकलेगा इस तरफ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेगा, है ना। बैक करते हैं इसको, तो एक कंपोनेंट इस तरफ निकलेगा और एक कंपोनेंट कहाँ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। अब दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बात समझ में आई, देखिए भाई ये x डायरेक्शन में जाएगा तो मैंने इसको बोल दिया x डायरेक्शन में, और जहाँ से एंगल बनाता है उसे हम हमेशा बोलते हैं cos थीटा, यानी ये इस तरफ आएगा cos थीटा। और ये y डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर तो हमने माना ये, और ये परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या बोलेंगे इसे u sin थीटा। अब एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा तब आपको बातें समझ में आएगी। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कंपोनेंट निकालना समझ में आ गया। अब बात को समझिएगा, देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, देखो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और कितना लग रहा है, नीचे, है ना। लेकिन खुद बताओ क्या आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। तो भाई आगे की तरफ x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि यार g तो कहाँ लगता है, नीचे। तो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ये रहेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट।
तो ये स्पीड रहेगी कांस्टेंट। और ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा यानी ऊपर वाला कंपोनेंट यही ऊपर लेके जा रहा है, खुद अंदाज़ा लगाओ ऊपर कौन लेके जाएगा, तो ऊपर तो लेकर जाएगा कौन, साइन थीटा लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऊपर ले जा। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मान लो यहाँ पे पहुंचा है और ये इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम, ये इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम। अब खुद सोचो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यानी ये जो यू वाई है, वाई वाली स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों वाई वाली स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, ऊपर कौन लेके जा रहा है, वाई वाला, तो यानी वाई वाली स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अभी बताया कि जो एक्स वाली स्पीड है, एक्स वाली स्पीड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो स्पीड होगी वो सिर्फ कौन सी होगी, ओनली यू एक्स वाली स्पीड होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब इसके हम फार्मूले लिखते हैं, इसके फार्मूले लिखते हैं, तभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेटिक। चलिए थोड़ी देर पहले हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम, वो क्या लिखा था, 2u/g। अब खुद बताओ ऊपर कौन लेके जाएगा, एक्स वाला या वाई वाला। सर वाई वाला ऊपर लेके जाएगा, यानी ये कौन सा होगा, वाई वाला, यानी 2u sin θ/g। देखो पता चल गया। थोड़ी देर के पहले आपने लिखा था मैक्सिमम हाइट, तो सर मैक्सिमम हाइट का हमने फार्मूला लिखा था u²/2g थोड़ी देर के पहले। अब बताओ ऊपर कौन लेके जाएगा, सर y वाला ही ऊपर लेके जाएगा, यानी हमने यहाँ पे y रख दिया, यानी u² sin² θ/g। एक फार्मूला और आता है रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि जहाँ से फेंका गया है और कितनी दूर तक गया है। तो मैं अगर पूरी यहाँ पे एरो लगाऊँ पूरा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज यानी आर। अब खुद सोचो आगे कौन लेके जा रहा है, तो हम अंदाज़ खुद लगाएंगे कि जो आर आएगा आगे लेके जा रहा है यू एक्स। ठीक है सर, यू एक्स लेके जा रहा है और कितने टाइम में लेके जा रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी। बस वैल्यू रख दो। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू, वेट, यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। क्या है भाई, यू एक्स की वैल्यू, तो पहले पूरा लिख देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा यू एक्स और टाइम की वैल्यू क्या है, 2u/g। तो हमारे पास एक पूरा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को जो आप सिंपलीफाई करेंगे तो u² sin 2θ/g। अब खुद सोचिए अगर रेंज को मैक्सिमम करना है सबसे ज़्यादा, तो यानी ये जो पूरा एंगल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितने पर होगा, मैक्सिमम एट 45 डिग्री, मैक्सिमम एट 45 डिग्री। इतनी बात हो गई। ओके चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट। अब जब मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा है तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम हाइट वाला, यानी u² sin² θ/g। तो ये अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला। तो यानी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमको पता है, u² sin² θ/g। अब u² की वैल्यू कितनी होगी अगर ध्यान से देखेंगे, 280 × 280। ओके, sin² थीटा। अब बताइए sin² थीटा उसने एंगल कितना बनाया है, 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, इसका भी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 10। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी, या पूरी वैल्यू जो अगर एग्जैक्ट 1000 मीटर। बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन आपका, आई थिंक नीट में आया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है उसका रीज़न, पहले फिगर बनाइए अभी समझ में आ जाएगा। एक पूछा, ये कह रहा है कि जो आपका जहाँ से फेंका गया है वो फेंका गया है कुल मिला जुला के 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उसने जो एंगल दिया है वो एंगल दिया है यहाँ से। एंगल कहाँ से दिया, यहाँ से 60 डिग्री। देखो यहाँ से दिया एंगल, यानी वर्टिकल से कितना दिया, यही सब देखना होता है। इससे सबसे फेमस क्वेश्चन है, वर्टिकल से दिया है 60 डिग्री। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड बताना है। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि अपने फॉर्म में बनाओ। हम कैसे अपने फॉर्म में बनाते हैं कि सर अपने फॉर्म में ये है कि हमें ये 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, और हम एंगल हमेशा कहाँ से लेते हैं, यहाँ। तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अब जब आप एच मैक्स पे यानी हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो यू वाई
ऊपर ले जाने वाली क्या हो जाती है 0, और सिर्फ कौन बचता है ux, और ux की वैल्यू क्या होती है u cos थीटा। अब u क्या हुआ है 10 इंटू कॉस कितना लेंगे 30, और cos 30 क्या होता है इंटू √3/2, बस यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना, मीटर। बात समझ में आ गई, हाइट चाहिए हमको पूरी, तो इस तरीके से अपने को पूरा टैकल करना है। बात समझ में आ गई, ओके। अब एक चीज़ और है कि व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, बात को समझिएगा, भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरी हाइट आपको दी हुई है कि ये हाइट h हाइट का है, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपको एक बॉल नज़र आ रही है, ओके। इस बॉल को ये फेंक रहे हैं ऐसे, ये इस तरीके से इस बॉल को फेंका जा रहा है, ओके। किसी स्पीड से फेंका जा रहा है u, ठीक है सर, u स्पीड से फेंका जा रहा है। अब खुद सोचिए ये बॉल इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आएगी, हाँ सर इस तरीके से आएगी, और जितनी आगे तक जाएगी ये बॉल, ओके। अब यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं, चलिए ये बॉल यहाँ तक जाएगी, मैंने माना ये बॉल यहाँ तक जाएगी, ओके। अब ये बॉल यहाँ तक जाएगी तो ये डिस्टेंस मैंने माना कि ये x डिस्टेंस है, और इस बॉल को कोई ना कोई टाइम लगेगा, ठीक है सर, और ये बॉल यहाँ पे पहुँच चुकी होगी, ये बॉल यहाँ पे पहुँच चुकी होगी। अब यहाँ 1 बाई 1 बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात ये बताइए, सबसे 1 बाई 1 बात बताइए। सबसे पहला मैं इस बात को यहाँ से समझाता हूँ। देखिए एक बॉल यहाँ पे है, ओके, ये बॉल यहाँ पे है और ये बॉल यहाँ पे है। बात दोनों को बहुत ईमानदारी से समझिएगा, ठीक है ना, दोनों को अंतर समझिएगा। इस बॉल को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस बॉल को, ये बॉल है मान लीजिए, ये वाली बॉल है रेस्ट में, इसको समझेंगे तो ऑटोमेटिक उसको समझ, ये रेस्ट में है और ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है। खुद सोचिए इस बॉल में जो u है y डायरेक्शन में वो क्या है 0, और जब ये बॉल नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा g के बराबर। तो मैंने माना कि भाई यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि थोड़ी देर पहले कि कोई भी बॉल जब नीचे की तरफ आती है उसमें टाइम जो लगता है वो लगता है 2h/g, ओके, 2h/g। तो सर आप इससे क्या समझाना चाहते हो? मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ, इस बॉल को गौर करो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आप गौर करो तो आपको कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आ रही होगी। सिमिलर ये नज़र आ रही होगी कि जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगी, जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगी, बॉल यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, इस बॉल पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, y डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, g लग रहा होगा। स्पीड x वाली क्या है, हमेशा सेम रहेगी। फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ भी जब आप पहुँचेंगे तो एक्सेलरेशन यानी यहाँ पे वेलोसिटी vy आ गई, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या आ गई, vy आ गई, हाँ सर, और यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, x वाली हमेशा सेम रहेगी। यानी ये दोनों पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 आपको सिमिलर नज़र आ रहे हैं। क्यों सिमिलर नज़र आ रहे हैं, देखिए अभी बताया कि दोनों डायरेक्शन में, दोनों बॉल में अगर आप देखोगे, गौर करोगे, दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस फील करने वाला पॉइंट है। दोनों बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2 में जब आप गौर करोगे, बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2, दोनों की जो y स्पीड है शुरू में, जो y स्पीड है शुरू में वो क्या है, 0 है दोनों की, हाँ सर। और जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, g। तो यानी दोनों बॉल को आप सेम मान सकते हो। तो इससे हमारा फार्मूला निकालना इजी हो गया, और फार्मूला ऑटोमेटिक निकल के आ गया कि जब आपसे vy पूछेगा कि ये जो vy है क्या आएगा, तो आप कहोगे 2gh, जो अभी थोड़ी देर पहले है ना, जब वो नीचे पहुँचे पहला। टाइम आपसे पूछेगा तो टाइम आप कितना बताओगे, 2h/g। बात समझ में आ गई, ओके। और जब आपसे पूछेगा ये x कितना है तो आप कहोगे u इंटू टी, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे आया, सिंपल सी बात है, कैसे आया डिस्टेंस, वही वाला फार्मूला कि v = d/t। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज मिल गए पूरे के पूरे, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बात बताइए, कुछ ये भी कहेंगे कि सर एक बात हमको नहीं समझ में आई। हमने कहा क्या नहीं समझ में आई, है ना, एक मिनट,
ओके, पहले इसको सही कर देता हूँ कि सर यहाँ पे स्पीड है u, यहाँ पर भी स्पीड है u, यहाँ पर भी है स्पीड u। ये बात नहीं समझ में आई, कुछ हजम नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं सर, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी u हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। u हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है वहाँ वहाँ स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा पहला पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता हुआ, पहला पूरा चैप्टर ख़त्म होता हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2। बट उससे पहले आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है ना, और आप मुझे बताइएगा कि ये आपको पहला चैप्टर कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ रिवीजन हमारा सही है, चल रहा है। फिर मैं पूरा धीरे धीरे वन शॉट पूरा डाल दूँगा। तो आज अभी तक आपके लिए इतना। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।